नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम दौड़ने के पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। दौड़ना बाहर से देखने में जितना आसान लगता है, शरीर के अंदर ये उतनी ही जटिल और बेहतरीन प्रक्रिया है। जब पैर जमीन से टकराते हैं तो उसके पीछे का सटीक विज्ञान क्या होता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट कर दें। ये पूरी जानकारी केवल शैक्षिक और ज्ञान के उद्देश्यों के लिए है। हर इंसान का शरीर बिल्कुल अलग होता है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, चोटों या विशिष्ट समस्याओं के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ट्रेनर से ही सलाह लेनी चाहिए। अक्सर रनिंग कम्युनिटी में एक बात आग की तरह फैलती है कि परफेक्शन के लिए हर मिनट ठीक 180 कदम होने ही चाहिए, 180 स्टेप्स पर मिनट। लेकिन क्या वाकई ये कोई जादुई नंबर है? जब हम पेशेवर स्पोर्ट्स साइंस के डेटा को देखते हैं तो सच्चाई इस मिथक से काफ़ी अलग और बेहद दिलचस्प नजर आती है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं रनिंग मैकेनिक्स की बुनियादी बातें, ओवरस्ट्राइडिंग से जुड़े खतरे, कैडेंस का हमारे शरीर पर असर और अंत में एक सही कैडेंस के लिए इष्टतम दिशा निर्देश। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रनिंग मैकेनिक्स की बुनियादी बातों से और कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइंस में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक बहुत ही आम शब्द है कैडेंस। ऐतिहासिक रूप से इसे स्टेप रेट भी कहा जाता था। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस दौड़ने की लय है। 60 सेकंड के अंदर दोनों पैर कुल कितनी बार जमीन को छूते हैं, ये उसी की गिनती है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है स्ट्राइड लेंथ। यह एक पूरी चाल के दौरान तय की गई दूरी है। मतलब जिस पल एक पैर जमीन पर पड़ता है और हवा में स्विंग करने के बाद जब बिल्कुल वही पैर दोबारा जमीन को छूता है तो उस बीच की दूरी को स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। इसमें लगातार 2 कदम शामिल होते हैं। अब यहाँ गणित का एक बड़ा ही सीधा सा नियम लागू होता है। हमारी दौड़ने की स्पीड, कैडेंस और स्ट्राइड लेंथ को गुणा करने से बनती है। अगर दौड़ने की गति बढ़ानी है तो या तो पैर जल्दी जल्दी रखने होंगे यानी कैडेंस बढ़ाना होगा, या फिर अपनी स्ट्राइड लंबी करनी होगी, या फिर सबसे बेहतर इन दोनों का एक शानदार संतुलन बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरस्ट्राइडिंग के खतरों और इसके इम्पैक्ट के पीछे की भौतिकी के बारे में। यहाँ 2 अलग अलग रनिंग फॉर्म्स की तुलना करना काफ़ी दिलचस्प है। जब केडेंस बहुत कम होता है तो अक्सर लंबे कदम रखकर गति बनाए रखने की कोशिश की जाती है। इसे ही ओवरस्ट्राइडिंग कहते हैं। इसमें आगे वाला पैर शरीर के सेंटर ऑफ मास से काफ़ी आगे और बिल्कुल सीधा होकर जमीन पर पड़ता है, जो सच मानिए एकदम ब्रेक की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर केडेंस हाई है तो कदम छोटे और तेज होते हैं, पैर कूल्हों के ठीक नीचे पड़ते हैं, घुटने हल्के मुड़े रहते हैं और जोड़ों पर तनाव बहुत कम पड़ता है। ओवरस्ट्राइडिंग से पैदा होने वाला ये ब्रेकिंग फोर्स शरीर के लिए काफी विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ दौड़ने की गति को ही धीमा नहीं करता, बल्कि जमीन से टकराने पर जो शॉकवेव्स पैदा होती हैं उन्हें सीधे स्केलेटन यानी हड्डियों के ढांचे में ऊपर की तरफ भेज देता है। इसी वजह से रनर्स नी, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम और शिन स्प्लिंट्स जैसी खतरनाक ओवरयूज इंजरीज का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर आते हैं। केडेंस हमारे अंदरूनी इंजन यानी शरीर विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ 10% का ये आंकड़ा समझना बेहद जरूरी है। अगर शरीर के अभ्यस्त प्राकृतिक कैडेंस को एकदम से 10% या उससे ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो शरीर को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मांसपेशियों के ज्यादा काम करने से ऑक्सीजन की मांग में अचानक भारी उछाल आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कैडेंस बढ़ाते ही रनिंग इकोनॉमी तुरंत बेहतर नहीं होती, बल्कि शुरुआत में अस्थायी रूप से खराब हो जाती है। और यहीं से एक बहुत ही आकर्षक लेकिन जटिल प्रक्रिया सामने आती है, जिसे कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट कहते हैं। होता यह है कि जब लंबे समय तक वर्कआउट चलता है तो पसीने और कोर हीटिंग के कारण शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय गति यानी हार्ट रेट लगातार ऊपर जाने लगता है, भले ही दौड़ने की स्पीड और इंटेंसिटी बिल्कुल वैसी ही क्यों न रखी जाए। जब शरीर को आदत ना हो और बहुत हाई कैडेंस पर दौड़ लगाई जाए तो नर्वस सिस्टम इसे एक अलार्म की तरह लेता है। शुरुआत में ये कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट को और तेज कर देता है, सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, जब तक शरीर इस नई लय के पूरी तरह अनुकूल नहीं हो जाता तब तक ये मस्तिष्क में रक्त के ऑक्सीजन स्तर को भी कुछ समय के लिए कम कर देता है। तो फिर सही तरीका क्या है? आइए देखते हैं एक इष्टतम कैडेंस के लिए दिशा निर्देश और बेहतर रनिंग का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले तो 180 स्टेप्स पर मिनट वाले उस पुराने मिथक को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं।
वो नियम मुख्य रूप से एलीट और पेशेवर रेसर्स के डेटा पर आधारित है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर रेगुलर रनर्स स्वाभाविक रूप से और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से 150 से 170 एसपीएम के बीच दौड़ते हैं, और शरीर की बनावट के हिसाब से ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बेसलाइन कैडेंस पता करने के लिए किसी महंगी स्मार्ट वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। बस एक ऐसी आरामदायक गति से दौड़ लगाई जाए जिसमें आसानी से बात करना संभव हो। फिर घड़ी देखकर ठीक 30 सेकंड तक अपने एक पैर के जमीन पर पड़ने की गिनती करें। जो भी संख्या आए उसे 4 से गुणा कर लें। बस इससे वर्तमान एसपीएम निकल आता है। प्रोफेशनल एथलेटिक अध्ययन यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। शुरुआती धावकों को नंबरों के जाल में बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। उनका मुख्य लक्ष्य एक सीधी मुद्रा बनाए रखना और हल्के तेज पैरों के साथ अपने प्राकृतिक लय पर ध्यान देना होना चाहिए। वहीं जो लोग नियमित दौड़ते हैं वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 5% प्रोग्रेशन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने बेसलाइन में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य। लय बनाए रखने के लिए किसी मेट्रोनोम का इस्तेमाल करना इस दौरान एक बेहतरीन टूल साबित होता है। इन सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर है शरीर का अनुकूलन। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को किसी भी बदलाव की आदत पड़ने में थोड़ा समय लगता है। शोध बताते हैं कि अगर धैर्य रखा जाए तो इष्टतम कैडेंस पर फोकस करते हुए मात्र 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद शरीर इस नई लय के अनुकूल हो जाता है। हार्ट रेट वापस नॉर्मल हो जाता है और रनिंग इकोनॉमी में 11% तक का शानदार सुधार आ सकता है। उम्मीद है कि रनिंग साइंस का ये विश्लेषण काफी मददगार लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और फीडबैक साझा करें और हमारी टीम को ये भी बताएं कि भविष्य के विश्लेषणों में किस एथलेटिक्स साइंस टॉपिक को डीकोड किया जाना चाहिए। जाते जाते बस एक विचार पे गौर करते हैं। अगर कदम उठाने की दर में किया गया केवल 5% का एक छोटा सा बदलाव हमारी हृदय गति को पूरी तरह बदल सकता है और जोड़ों को गंभीर चोटों से सुरक्षित रख सकता है, तो शरीर के अंदर ऐसी और कितनी प्राकृतिक लयें हैं जिन्हें अभी ऑप्टिमाइज किया जाना बाकी है। क्या अन्य बायोमैकेनिकल रहस्य अभी भी हमारे सामने खुलने का इंतजार कर रहे हैं? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बातें।